हेलो दोस्तों, गोयल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पहला पाठ, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हम जानते हैं कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्या होता है। इसमें पढ़ते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं भूजो अपने चाचा के घर गए। पहेली एक कन्या का नाम दिया हुआ, अगर आप एक लड़की हैं तो अपना नाम डाल सकते हैं, और भूजो एक लड़के का नाम है, अगर आप लड़का हैं तो अपना नाम भी रख सकते हैं। अपने चाचा के घर गए, उनके चाचा एक किसान है। हमें पता है उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसा कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। हमें पता है ये सभी औजार कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ से देखिए, हमने देखा ना कि खेत में क्या देखा, उन्होंने कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दरांती, बेलचा इत्यादि, हल इत्यादि। ये सभी उन्होंने हथियार कहाँ पर देखे? खेत में देखे। हमें मालूम है कि खेत में ये हथियार मिलते हैं। खेत में ये हथियार मिलते हैं। अब आगे देखते हैं हम। बूझो पूछ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। बूझो को नहीं पता, वो अपने चाचा से जानना चाहता है और हम सबसे जानना चाहता है कि वो इन औजारों का उपयोग कहाँ पे करते हैं जो उन्होंने खेत में देखे थे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमने 7वीं कक्षा में पढ़ लिया है कि जो भी संजीव है उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे, हमें पता है, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा खुद ही स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, बल्कि वो तो हमारे लिए भी अपना भोजन बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हमें पता है कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, हमें आगे मिलेगा वो भी, हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। मनुष्य से सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। हमें पता है मनुष्य अपना कोई भी भोजन नहीं बनाता, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? यानी जंतु में मनुष्य भी आ गए और सभी जीव जंतु आ गए जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। हमें इसके बारे में अभी पढ़ना है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब अगर हम, इसने पूछा है कि अगर जंतु भोजन ही क्यों ग्रहण करते हैं, हमें इसके बारे में जानना है। आप जानते ही हैं कि संजीव भोजन से प्राप्त सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, जो भोजन में प्राप्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है उससे जैविक प्रक्रमों, जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के उत्पादन में करते हैं। जैसे कि हमें शरीर में भोजन में जो भी उत्पादन, पाचन होता है, श्वसन सांस लेने में, उत्सर्जन जो हमें भोजन को पचाने की प्रक्रिया होती है, इन सब में आवश्यक होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा से ही होते हैं सभी कार्य। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हमें पता है हम पौधों से कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं? शाकाहारी भोजन, और जंतुओं से मांसाहारी भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे जीवित रहने के लिए कुछ लोग शाकाहारी भोजन खाते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भोजन खाते हैं। इसलिए हमें अपने अपने लिए पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम सभी का भोजन की आवश्यकता होती है। अब पता है सभी जीवों को, मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? हमारे देश में कितनी जनसंख्या है? बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमें देखना है कि हम उन सब के लिए भोजन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, किस किस प्रकार भोजन का उनके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार उनके लिए भोजन ला सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार उनका भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये पूछा है, पहेली पूछ रही है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है? क्योंकि हमें पता है इतने सारे लोग हैं, अगर किसी के लिए भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा? हम भोजन की उपलब्धता को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यकता है। उत्पादन का मतलब है इसको पैदा करना, प्रबंधन का मतलब है इसको इकट्ठा करना, और वितरण का मतलब है इसको बांटना सभी में। अब हमें नहीं मिलेगा तो हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, और इसका मतलब इसको बांटना भी बहुत आवश्यक है। और भोजन का उत्पादन कौन करता है? पौधे करते हैं। और पौधों का उत्पादन कौन करता है? एक किसान करता है। तो इसलिए हमें पता चल गया कि भोजन के लिए हमें उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता होती है।
ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ, कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? हमने देखा है लगभग, हम इसे पढ़ते हैं कृषि पद्धतियाँ, लगभग 10,000 साल ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी उनको बारे में उनको कुछ नहीं पता था और वो जीवित थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की, यानी आदि मानव बोल सकते हैं घुमंतु को। अब इसको हम आदि मानव भी बोल सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे आदि, आदि मानव, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, आदि मानव। ठीक है, घुमंतु का मतलब क्या होता है? आदि मानव। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे, यानी 10 लोग 15 लोग इकट्ठे होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और रहने के लिए जाते थे। अब उनको भोजन आसानी से नहीं मिलता था, उन्हें जंगलों में घूमना पड़ता था भोजन के लिए, तो उनका आवास भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। वे कच्चे फल एवं सब्जियां खाते थे, क्योंकि जब तक गैस का और जब चूल्हे थे तब उनका आग जलाने के लिए भी कोई उपकरण नहीं थे, उन्हें इतनी उसके बारे में पता नहीं था, तो वे क्या करते थे, उस भोजन को कच्चा ही खाते थे। कच्चा मतलब बिना पकाए, यानी कुछ उसका बिना बिना पकाए उसको खाते थे। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। अब हमें पता चल गया शाकाहारी भोजन कहाँ से आया, ये कच्चे फल और सब्जियां पेड़ों से खाते थे। और भोजन जंतुओं के लिए यानी मांसाहारी भोजन कहाँ हुआ, वो जो जंतु हैं, जैसे कोई भी जंतु है उनका शिकार करते थे, जैसे शेर का शिकार करते थे, कुछ और शिकार करते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित कर सकें। यानी जब उन्होंने देखा कि कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य उत्पादों का उत्पादन कर सके, इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ हुआ। कालांतर एक समय का अंतराल है कि जब कृषि में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन हुआ, तो इस प्रकार की कृषि जब प्रारंभ हुई। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। यानी जब हमने देखा है ना, एक खेत में बहुत सारे गेहूं के छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, एक ही पौधे लगाए जाते हैं बहुत सारे। और जब हम देखते हैं धान के यानी चावल के बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं एक ही जगह पर, बहुत बड़े पैमाने पर लगाए होते हैं। जैसे बड़े पैमाने पर एक फसलों को उगाते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल है, अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। हमें पता है कि एक गेहूं के मैदान में सभी खेत में पूरे गेहूं के ही पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आप जानते हैं, हमें ये वाला पेज ये वाला पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। हमें पता है बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां और फल। अन्न क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। सब्जियां क्या होती हैं, जिसके साथ हम, जैसे अन्न क्या मतलब क्या होता है, गेहूं और चावल। ठीक है, सब्जियां क्या हो जाती हैं, सब्जियों के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे सरसों का साग हो गया, मूली, गाजर, ये सभी क्या हो गए, सब्जियां हो गई। और फल कौन से होते हैं, आम, सेब, केला, ये सभी फल है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलें। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। यानी हमें रबी की किस्म की सभी फसलें मौसम के आधार पर उगाई जाती है ना, जिसमें ये पौधे उगाए जाते हैं, हम उन फसलों को उसके हिसाब से ही वर्गीकृत करते हैं। भारत एक विशाल देश है, हमें पता है भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ तापमान, आर्द्रता, और आर्द्रता मतलब जो वायु में पानी के कण होते हैं, जल के कण होते हैं। तापमान जो गर्मी सर्दी के बारे में हमें बताते हैं, जैसे तापमान बढ़ता है। और जैसे वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी नहीं, हमें पता है यहाँ पे कुछ हो रहा है, दिल्ली में कुछ और है, कहीं और कुछ हो रहा है। हमें अलग अलग जिला के अलग अलग तापमान की बारे में पता होता है, क्षेत्र भिन्न होता है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की मतलब अलग अलग, अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें किस लिए उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ जलवायु के आधार पर फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है।
इस जैसे हमें पता है मौसम के आधार पर फसलों को कितने प्रकार से बांटा गया, अभी हमें पता चल गया दो प्रकार से बांटा गया है। एक पहला है खरीफ की फसल, हमें दो प्रकार, और दूसरा है रबी की फसल। हमें किस बारे में पता चल गया, रबी की फसल। अब हम खरीफ की फसल के बारे में पढ़ते हैं। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जब बारिश होती है तब उन्हें बोया जाता है। वर्षा ऋतु कब से कब तक आती है, अब हमें इसके बारे में पता चल गया। वर्षा ऋतु मानसून कब से कब तक आता है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी कि जो हमारी सबसे अधिक वर्षा कब होती है, जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, 4 महीने बहुत अधिक वर्षा होती है भारत में, खरीफ फसल कहलाती है, यानी वो खरीफ की फसल होती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक आती है। हमें पता है कि हमारे यहाँ भारत में बारिश कब होती है, जून से लेकर सितंबर तक। जैसे उसकी कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास इत्यादि, ये सभी खरीफ की फसलें जो इस मौसम में जो इस समय उगाई जाती हैं। वो कौन कौन सी फसलें हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। अब हमें पढ़ते हैं, एक किस्म हमने पढ़ ली कौन सी है, खरीफ की फसल। दूसरी किस्म कौन सी है, रबी की फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, जब जो दूसरा समय बचता है, जब सर्दी का समय होता है, हमें पता है सितंबर के बाद अक्टूबर से सर्दी की शुरुआत होती है, और सर्दी कब तक चलती है, मार्च तक चलती है। अक्टूबर से मार्च तक की फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की फसलें मार्च में उगाई जाती हैं, इस समय में शीत ऋतु में उगाई जाती हैं फसलें, रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण है, जो भी इस समय में उगाई जाती है, यानी जो अक्टूबर से मार्च के समय में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा इसके अलावा अ, कई स्थानों पर दालों और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं। हमने हमने देखा है कि भारत हमारा एक विशाल देश है, और तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि कहीं फसलें अलग अलग समय में भी उगाई जाती हैं। हमने पढ़ लिया दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती हैं, मतलब दालें और सब्जियां जो बीच में समय बचता है, हमने देख लिया। ठीक है, दालें और जो सब्जियां वो भी हमारी जरूरतें हैं ना, तो इसलिए वो कब उगाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु के बीच में उगाई जाती है, जो बीच में समय बचता है दोनों फसलों पे। आधारित फसल पद्धतियां, अब हम फसलों को पद्धतियों में बांटेंगे, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, अब उससे अब वो जो पूछ रहा है कि धान है जो उसको शीत ऋतु में ही क्यों नहीं उगाया जा सकता, उसे ग्रीष्म ऋतु में ही या वर्षा ऋतु में ही क्यों उगाया जा सकता है। ठीक है, पहली पूछती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो उसने पहली कह रही है कि जो धान होता है शीत ऋतु में वर्षा कम होती है, और पहली कह रही है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वर्षा ऋतु से हमें क्या होता है, पानी की जो कमी होती है वो बारिश में दूर हो जाती है। इसलिए पहली इसका उत्तर दे रही है कि धान की फसल वर्षा ऋतु में इसीलिए उगाई जाती है ताकि उसे पानी की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब ठीक है, आगे क्या है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करना पड़ता है। अब हमें किसान को पता नहीं है कि उसे कौन सी फसल किस समय में उगानी है, तो उसके लिए उसे अलग अलग पद्धतियां बनानी पड़ती हैं कि इस समय में कौन सी कृषि उगानी है, इस समय में कौन सी उगानी है, कौन सी पैदा करनी है। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली एवं आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियों जो आगे दिए गए हैं। अब हमें कार्य कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं, किस समय में कौन सी फसलें उगाई जाती है, कितना अधिक पानी लेती हैं, कैसी कृषि होती है, इसके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से हम पढ़ रहे हैं कि कृषि पद्धति जो आगे हमें दी गई है। पहले क्या होता है कि हमें कृषि पद्धति, कृषि को उगाने के लिए हमें कैसे कैसे खेत को अपने तैयार करना पड़ता है, और कृषि का पूरा जो इसका प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। जैसे पहले क्या होती है, मिट्टी तैयार करना। अभी हम बिना, अगर हम खेत में कोई फसल उगाएंगे तो बिना मिट्टी तैयार करे तो फसल उगा नहीं सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को बुरबुरा करते हैं, कृषि के लिए सही सुगम बनाते हैं कि कृषि उसमें सही हो सके। मिट्टी तैयार करते हैं, जो पहले मिट्टी है उसको हम तैयार करते हैं अपनी कृषि के लिए। बुआई मतलब बीज का हम बीज डालते हैं, अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो कोई पौधा नहीं होगा, तो हम पहले क्या करते हैं उसमें, फिर हम बीज डालते हैं। तीसरा भाग क्या है,
खाद्य एवं उर्वरक देना। अगर हम उसमें खाद और उर्वरक जब हम उसको भोजन नहीं देंगे, जब हम उसकी जो शक्ति है, शक्तिवर्धक जो उसको शक्ति को बढ़ाते हैं, खाद्य और उर्वरक दोनों ही उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं, कृषि की शक्ति को बढ़ाते हैं। बुआई पढ़ ली हमने, खाद्य एवं उर्वरक देना, ये दोनों भी बहुत जरूरी है। और हमें पता है कि अगर जल नहीं देंगे सिंचाई के समय, अगर हम उसमें जल नहीं देंगे तो क्या होगा, वो कृषि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें सिंचाई भी बहुत आवश्यक है। खरपतवार जो उसके आसपास जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो फसल को नष्ट कर देते हैं, अब उनसे भी सुरक्षा करनी पड़ती है। अब हमारे पास इन सभी क्रिया प्रक्रिया के बाद हमारे पास फसल हो गई, तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने के बाद हमें फसल को कटाई करनी पड़ती है। कटाई का मतलब है जब हम उसको काट लेते हैं, फसल को इकट्ठा कर लेते हैं। और फसल कटाई करने के बाद हम खेत में नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको भर के, और हम क्या करते हैं, भंडारण गृह में, जहाँ पर हम बहुत सारा गेहूँ, अपने सभी खेत का गेहूँ को इकट्ठा कर लेते हैं, और हमारे पास गेहूँ तैयार हो जाता है, धान तैयार हो जाता है, सभी फसलें ऐसे ही तैयार हो जाती हैं। भंडारण, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, अब हम इसको अलग अलग भागों में कैसे पढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, पढ़ लिया हमने। मिट्टी को पलटना, इसको पोला बनाना, पोला मतलब हल्का बनाना, यानी इसको छोटा बुरबुरा बनाना, कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पलटना मतलब जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको नीचे, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर, ऊपर नीचे करना। ठीक है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। अगर मिट्टी नरम हुई तो क्या होगा, जड़ें गहराई तक जाएगी, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन ले सकती हैं। अगर कोई मिट्टी नरम है तो उसमें मिट्टी में पानी भी अंदर तक जाएगा, और जो फसलें हैं वो श्वसन है, फसलें श्वसन लेती हैं, वो क्या होती है, अंदर तक ले सकेंगी, नीचे तक ले सकेंगी। अगला वाक्य क्या है, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों से सरलता से श्वसन करने में सहायता। अब हमने पढ़ लिया कि श्वसन तो ले सकती है, पर पोली मिट्टी है जो बिल्कुल नरम मिट्टी है, वो किस प्रकार पौधों की जड़ों से सरलता से श्वसन करने में सहायक है। अब प्रश्न पूछा गया है कि अब हमें पता तो है किस प्रकार लेती है, पर ये नहीं पता ना हमें किस प्रकार लेती है। पोली मिट्टी, पोली मिट्टी मतलब बिल्कुल बारीक मिट्टी और पतली मिट्टी। मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जो पोली मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी, जो मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जो उसे ऊर्जा प्रदान करते हैं फसल को, वो क्या होते हैं, उनकी वृद्धि होती है। जब उनमें जगह मिलेगी, जगह मिल जाएगी, तो वो क्या करते हैं, उसमें से वृद्धि करते हैं, यानी बढ़ोतरी होती है उनकी भी, और बढ़ोतरी। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। किसानों के मित्र का मतलब क्या होता है, ये फसल को बढ़ाते हैं, और ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पौष्टिक बनाते हैं, यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब उसको जो मिट्टी को हमारी कृषि के लिए उपयोगी बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और उपयोगी करना क्यों आवश्यकता है। अब हमारे पास प्रश्न क्या है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यकता है। हमने पढ़ लिया कि पोली मिट्टी क्या करती है, मिट्टी गहराई में धसी जड़ों भी सरलता से शोषण ले सकती है। तो हमें इसलिए क्या पता चला कि मिट्टी को पलटना किस लिए आवश्यकता है, ताकि उसमें जीव जंतु है जो वृद्धि कर पाए, और पोला करना इसलिए आवश्यकता है ताकि हमारे जो सभी जो फसलें हैं वो गहराई से सांस ले सके, श्वसन ले सके। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में, हमने पढ़ लिया था कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ संजीव होते हैं, कुछ संजीव होते हैं। मिट्टी के अंदर हमने पढ़ लिया कि पोषक तत्व भी होते हैं, संजीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। जो पिछले वाले मृत पौधे, जो पिछली फसल के मृत पौधे हैं, और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, यानी वो उनसे ऊर्जा लेते हैं। इस प्रकार के प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो ये अवशोषक होते हैं, ये किस द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, पौधों द्वारा। पौधों द्वारा पोषक है जो पौधे इसे अपने अंदर लेता है और श्वसन लेता है और बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही, जो ऊपर की परत है उसके कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों में वृद्धि में सहायक होती है। इसलिए उलटना पलटना
और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो नीचे के पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी का उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अत्यंत आगे बढ़ते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई का मतलब क्या होगा, जिससे हम मिट्टी की जुताई कर सकते हैं। उलटते हैं, पलटते हैं, पोला करना, उल्टा करना है, उस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई कहते हैं। जुताई करना मतलब इसमें हल चलाकर करते हैं। इसे हल चलाकर हम क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आते हैं और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है और मिट्टी हल्की हो जाती है। हल लकड़ी या लोहे का बने होते हैं। हल लोहे का भी बना होता है और लकड़ी का भी। हमारे पास एक प्रश्न आ गया, हल कौन सी धातु का बना होता है, लकड़ी का भी और लोहे के भी बने हो सकते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर अत्यंत ज्यादा सूखी है तो हम कैसे होंगे, हमें इसमें पानी देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के, जब कोई जुता हुआ खेत होता है, बड़े बड़े ढीले भी हो सकते हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े डले भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। जैसे मतलब डेले का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े भाग, मिट्टी का जुड़ा हुआ भाग। ठीक है, इसे एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। यानी पाटल एक औजार होता है जिसे हम पटक के मिट्टी के डलों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत में समतल करना आवश्यक है। आपने पता है कि हम, अगर हम खेत को समतल नहीं करेंगे तो हमारी फसल ऊंची नीची और छोटी बड़ी होगी। तो हमें बुआई के लिए हमें इस खेत को समतल करना भी आवश्यक होता है। यह कार्य है पाटल, एक औजार होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, बहुत बड़ा, इस प्रकार से बना होता है। अ, उससे क्या होता है, हम खेत को प्लेन करते हैं, यानी एक समतल बनाते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इस खुदाई से पहले, जुताई से पहले खाद इसीलिए दी जाती है ताकि जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं, मिट्टी के पोषक तत्व हैं, जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाए। और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है, खेत में पानी देने से बीज अंदर तक चला जाता है और वो उसकी जड़ें भी, जो पौधा है उसकी जड़ें भी बड़ी हो जाती हैं और उसे आवश्यकता, और उससे पोषक तत्व मिलने में बहुत आवश्यकता होती है। अब अगला बात है कृषि औजार। कृषि औजार, बिना हम कृषि औजार के हम क्या कर सकते हैं, अपने खेत की कोई भी काम नहीं कर सकते। कृषि औजार हम अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। हमने पढ़ लिया। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर, इस प्रकार के उपयोग है। हल एक मानव निर्मित उपयोग है जिसे मानव और जंतु द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कुदाली भी एक जंतु, और कल्टीवेटर एक मशीन जो मोटर के द्वारा चलाई जाती है, जो मनुष्य के काम को आसान करती है। उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख औजार हैं, अब हमने पढ़ लिया। ये एक चित्र दिया हुआ है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से औजार हैं। कैसे, देखो, इस चित्र से पता चल रहा है हमें कि दो बैल एक जुताई के लिए हल का इस्तेमाल करके, हमें हल के बारे में देख लेते हैं कि हल कैसा होता है। हल के अंदर एक फाल लगी होती है। फाल का मतलब जो जमीन को फाड़ता है, जो जमीन को बुरबुरा पलटता है। ठीक है, हल शाफ्ट मतलब जिसे हल को पकड़ता है, हम जिसे हल को पकड़ते हैं, जिसे बैल हल को जोड़ा जाता है, बैल से हल को जोड़ा जाता है, और बैल, इस चित्र में बैल हल को जोत रहे हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है, प्राचीन काल से ही हमने देखा है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई एवं खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरदने के लिए किया जाता है। हमें पता है कि हल का उपयोग किस लिए किया जाता है, हल का उपयोग जुताई के लिए किया जाता है, खाद उर्वरक मिलाने के लिए किया जाता है, मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, जो मिट्टी में गंदे तत्व होते हैं उनको निकालने के लिए जाता है, एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। मिट्टी को, जो मिट्टी जम गई है उसे खुरचने के लिए भी किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी, अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हमने पढ़ लिया, फाल भी हमने देख लिया कि क्या होती है, हमने चित्र में देखा है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं, जिसे हल को पकड़ा जाता है, जिसे एक सिरे पर हैंडल लगा होता है तथा दूसरे सिरे जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन
के ऊपर रखा जाता है, बैलों के गर्दन के ऊपर रखा हमने चित्र में देखा। एक जोड़ी हम एक बैल आदमी को सरलता से चला रहा है, यह देखा है हमने चित्र में देखा है। चित्र 1 भाग 1 1.1 ये हमारे चित्र का क्रमांक है। आजकल लोहे के हल तेजी से देशी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं, क्योंकि लोहे के हल हैं जो वो मशीन में लगते हैं। मशीन होती है जो हमारी ट्रैक्टर एक मशीन होती है, उसमें इस्तेमाल होते हैं, उन सभी भागों में इस्तेमाल होते हैं। हमने देखा है कि इन सभी भागों में इस्तेमाल होते हैं। अगला भाग है कुदाली। कुदाली क्या होती है? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, मिट्टी को हल्का करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर चौड़ी या मोटी प्लेट, हम आगे बढ़ते हैं। चौड़ी या मोटी प्लेट क्या होता है? ये दिया हुआ है, ये हमारी दी हुई है कुदाली। एक कुदाली लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं पर खींचा जाता है, इसे पशुओं पर खींचा जाता है, कुदाली से किया जाता है, जिससे खरपतवार भी नष्ट हो जाता है और किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कुदाली बोला जाता है। जैसे ये चित्र में दिखाया हुआ है, ये एक मूडी प्लेट है जिसे हम ब्लेड, एक ब्लेड की तरह भी काम करता है। ये पकड़ने के लिए होता है, ये हैंडल होता है और ये जोत होती है, ये एक छड़ है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने 8वीं कक्षा का पहला भाग किया है, पहले पहले अध्याय का, पहले पाठ का। तो दोस्तों अगला भाग हम जल्द ही प्रसारित करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।